आइए भारत थोड़े से समृद्ध इतिहास के बारे में जानते हैं कि आखिर भारत के नाम पर एक पूरे महासागर का नाम है जिसे हम इंडियन ओशियन के नाम से भी जानते हैं। तो इससे पता चलता है कि भारत का नाम, भारत का सिक्का पूरे विश्व में किस प्रकार का रहता होगा। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। अब क्या भारत को सोने की चिड़िया कहना चाहिए? ऐसा नहीं, भारत को सोने का हाथी कहना चाहिए था, क्योंकि चिड़िया बहुत छोटी होती है। भारत में अकूट रूप से सोना था। अब आप कहोगे कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, सोने की खान होंगी भारत में इसलिए सोना आ गया होगा। लेकिन यही तो आश्चर्यचकित बात है, क्योंकि भारत में सोने की खान है ही नहीं। कर्नाटक में कुछ कोलार, कुछ हट्टी, सोन नदी की घाटियां और स्वर्ण रेखा नदी में यहीं आपको थोड़ा बहुत सोना मिलता है और कहीं सोना नहीं मिलता। फिर सोना कहां से आ गया? इसका मतलब यह है कि हम पहले इंजीनियरिंग के रूप में बहुत ज्यादा विकसित थे। हम सामानों को बनाते थे जो पूरा विश्व नहीं बना पाता था। हम वास्तव में पूरे विश्व की मैन्युफैक्चरिंग हब थे। हम सारी चीजों का निर्माण किया करते थे। तो लोग आते थे, यहां से सामान खरीदते थे, बदले में चांदी या सोना देके जाते थे। बार्टर सिस्टम होता था। इस प्रकार से हमारे यहां से सामान जाता रहा और हमारे यहां सोना आता रहा। ठीक है, अगर अंग्रेज नहीं आते तो आज भी तुम सबके पास सोना ही सोना, सोना ही सोना होता है ना। तो भारत प्राचीन काल में समृद्ध इतिहास का धनी रहा है। प्राचीन काल में से सोने की चिड़िया कहा जाता है। ठीक है, भारत पूरे विश्व में आकर्षण का केंद्र रहा है। विश्व में सर्वप्रथम नगरीकरण हो, विश्व में सबसे पहले शहर कहां पर बने थे? भारत में। या विश्व में सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रयोग हो, तर्क हो या धर्म हो, सभ्यता हो, कला हो, सबका निर्माण भारत में ही हुआ है। हमारा देश, हमारा राष्ट्र भारत है। भारत के अनेकों नाम हैं। कोई इसे भारत कहता है, कोई हिंदुस्तान कहता है, कोई आर्यावर्त कहता है, कोई इंडिया कहता है। अगर हम वही कहें तो भारत, तो हम भरत वंश की संतानों की वजह से इसको क्या कहा जाता? भारत कहा जाता, भरत राजा के नाम पर। यह भरत वही है जिसकी औलादें महाभारत में एक दूसरे से लड़ी थी। पता है कि नहीं? ध्यान रखना, ये वही। इसके अलावा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जो नाम है वो दिया जो सिंधु के पश्चिम में रहते थे ईरान वगैरह के लोग, सिंधु को हिंदू कहा करते थे और हिंदू के स्थान, रहने वाले स्थान को हिंदुस्तान उन्होंने कहने लगे। ठीक है, आर्यों के कारण, क्योंकि भारत में आर्य है, ठीक है, आर्य प्रजाति के व्यक्ति हैं, इसलिए इनको आर्यावर्त भी कहा जाता है। इंडिया इंडोई से बना है, जो यूरोपीय लोगों ने भारत के लिए शब्द का इजाद किया कि इंडोई से उन्होंने इंडिया बना लिया। ठीक है, लेकिन हम सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे यहां पर संविधान क्या कहता है? तो हमारे संविधान में एक आर्टिकल, इसे कहते हैं आर्टिकल 1, और आर्टिकल 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केवल दो ही नामों को मान्यता देता है, एक है भारत और दूसरा क्या है? इंडिया है। ठीक है नहीं? भारत नाम भरत राजा के नाम पर पड़ा है तथा इंडिया नाम अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है। वायु पुराण में भारत शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ये रट लेना, ये याद रखना कि भारत शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहां पर आया है? तो वायु पुराण में आया है। हमारे पास बहुत सारी पुराणे हैं, उसमें वायु पुराण काफी महत्वपूर्ण है। भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग, भारतीय लोगों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग पश्चिमी पड़ोसी देशों के द्वारा किया गया जो नदी के परे रहते थे। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने स्वयं को भारतीय लोगों से अलग करने के लिए भारतीय लोगों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया और बाद में हिंदू एक धार्मिक पहचान बन गई। शुरुआत में हिंदू एक क्षेत्रीय पहचान थी और बाद में जब यहां पे मुस्लिम आक्रांताओं ने हमला किया तो उन्होंने धीरे धीरे, क्योंकि उन्होंने भारत के लोगों को हराया था, तो वो अपने आप को भारत के लोगों से थोड़ा सा अलग दिखाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ये अलग है और हम अलग हैं। तो उन्होंने अपने आप को हिंदू नहीं कहा, उन्होंने अपनी पहचान बनाए रखी कि हमारा के हैं। जैसे यहाँ पे मुगल आए थे, मुगलों ने पहचान बनाई अपनी, कहा कि क्योंकि हम मंगोल के हैं इसलिए हम अपने आप को मुगल कहेंगे। ठीक है ना? इस प्रकार से वहां पर पहचान बनाने का कार्य किया है। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। अब यहां पर अगर हम क्या जानेंगे, यहां पर कुछ चीजों को जानना काफी जरूरी है। क्या जानेंगे? यहां पर देख लेते हैं भारत का सामान्य परिचय कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, अभी मैं आपको बता चुका हूं। भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, यह भी मैं आपको बता चुका हूं। तो इसमें जानना है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है नहीं? और आजादी से पूर्व भारत का क्षेत्रफल लगभग 40 लाख किलोमीटर स्क्वायर के आसपास था। सोचिए, आजादी के बाद हमें क्या मिला?
हमने 8 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया गवा दिया। ठीक है नहीं। भारत उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर लंबा है और 2933 किलोमीटर चौड़ा है। लेकिन यहां पर हम भारत देखते हैं, ये पूरा जो कलरफुल दिखाई दे रहा है ना, इस पूरे भारत का जो एरिया जो है वो कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अब आपको दिखाई देता होगा कि सर 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में हमारी फौज होंगी, हमारी सीमा है, ठीक है, वहां कोई नहीं घुस सकता। ऐसा नहीं है। हमारी सीमा हमारी जगह है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर हम एंटर नहीं कर सकते, जैसे ये वाली जो जगह आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, इसमें पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था 1947 में, ठीक है नहीं, 1947 में अब कब्जा कर लिया था। और इस स्थान को पीओके कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और 1963 में यहां पर इतनी वाली जमीन पर चाइना ने कब्जा कर लिया था, इसको अक्साई चिन कहते हैं। इसका मतलब भारत में हम यहां से ही जा सकते हैं, यहां भारत में नहीं जा सकते। ठीक है, ये हमारा है लेकिन हमारे नियंत्रण में नहीं है, बस इतना आपको याद रखना है। और ये जो आपको दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, और इसको क्या कहते हैं? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब आप कहोगे सर ये कितना एरिया है? ये कितना एरिया है कि पीओके वाला जो एरिया है उसको मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। ये जो पीओके वाला एरिया है ना, वो थोड़ा बहुत नहीं है। वो कितना है उसको आप जान के आश्चर्यचकित रह जाओगे कि 78,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया किसके पास है? पाकिस्तान के पास है, भारत का। ठीक है, चाइना के पास कितना है? अगर चाइना के पास देखते हैं तो यहां पर लगभग 32,000 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये एरिया भारत का है लेकिन इन दोनों के नियंत्रण में है। एक और इस एरिया में से, ठीक है, लगभग 5,000 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है, ठीक है, पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। पाकिस्तान ट्रांसफर टू चाइना। ठीक है, ये वाला जो एरिया है यहां से लेकर यहां तक ये दे दिया था। ठीक है, पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था 1963 में। ठीक है, तो इसको कहते हैं सासगम वैली। सासगम वैली यानी सासगम घाटी का एरिया चाइना को दे दिया था अपनी दोस्ती को बढ़ाने के लिए। ठीक है नहीं, तो कभी कभी दोस्ती बढ़ाने के लिए भी लोग अपना नुकसान करते रहते हैं, ऐसा होता रहता है ना। चलिए आगे चलें। चलो, अब भारत का जो आकार है पतंगाकार है। ये भी आपको यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि भारत पतंग जैसा है। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर बता दिया, तथा भारत की तटीय सीमा 7,516 है, ये भी मैंने बता दिया। भारत की मुख्य भूमि की कुल सीमा 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि कौन सी होती है? जिसमें द्वीप शामिल ना हो, यहां से लेकर यहां तक। ये वाली सीमा हटा दो, ये वाली सीमा हटा दो, तो यही बचती है। ठीक है ना, 6100 किलोमीटर। जहां तक भारत की आकार की बात की जाए, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया था, 6100। भारत का अक्षांशीय विस्तार, ये मैं अभी आपको यहां पर बता दे रहा हूं कि भारत कौन कौन से अक्षांश के बीच में है। अक्षांश के बारे में तुम तो जब पता ही होगा आपको। ठीक है, एक मैं यहां पर लाइन बना देता हूं और एक मैं लाइन कहां बना देता हूं? यहां पर। ठीक है नहीं, एक मैं लाइन कहां बनाता हूं? यहां पर, और एक लाइन कहां बनाता हूं? यहां पर। ये दोनों देशांतर हैं और ये दोनों क्या है? अपने आप में अक्षांश है। तो भारत कौन से अक्षांश और कौन से देशांतर के मध्य आता है, ये प्रश्न आता है। तो ये वाला अक्षांश कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो ये कौन सा है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये वाला कौन सा है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ये कौन सा है? यहां पर ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये है। तो ये आपका देशांतरी विस्तार है और ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, अगर संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे तो यहां से एक ऐसी लाइन निकालना और यहां पहुंचा देना, ये, क्योंकि ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत का विस्तार यहां तक है और इसका कितना? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। संपूर्ण भारत का पूछ ले तो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। भारत की मुख्य भूमि का पूछ ले तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 और 68 7 से 97 25 होता है। ये देशांतर है। ठीक है, और आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि देशांतर से समय निकाला जाता है। ठीक, तो यहां और यहां के बीच में लगभग कितना अंतर है आप सोचिए, तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है।
और ये आपको पता होगा कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, तो 30 डिग्री बराबर क्या होगा, 2 घंटा होगा। इसका मतलब यहां पे जो सूरज निकलेगा और यहां पे निकलेगा, दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर होगा। क्यों? क्योंकि 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर होता है। तो यह भी आपको कुछ कुछ चीजों को अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं भारत के सबसे उत्तरतम बिंदु की, सबसे दक्षिणतम बिंदु की। तो इसके लिए मैं आपको यहां पर क्या मैप पे बता दूंगा, ठीक है। मैप पर हम इस बात की चर्चा जरूर करेंगे अभी, ठीक है। लेकिन मैं आपको वैसे बता दूं कि जनरली जो आप पढ़ते आए हैं, ठीक है, बहुत आगे थोड़ा सा दे रखा है, ठीक है, उनके बारे में तो मैं वहीं पर कराऊंगा इसको। देखिए ये दे रखा है ना, तो यहां कराऊंगा मैं, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, तो यहां पर जो दे रखा है, भारत का उत्तरतम बिंदु लद्दाख में स्थित इंदिरा कॉल है। रट लेना इसको, ठीक है, ये तो रटना है। भारत के सबसे उत्तर में क्या है, इंदिरा कॉल है, ठीक है। तो दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा ऊपर है, इंदिरा नीचे भी है, ठीक है नहीं, इंदिरा कॉल। और फिर भारत के दक्षिण में भी इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पूर्वोत्तम बिंदु क्या है, किबथू है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का पश्चिमी यानी वेस्ट में कौन है, गुहार माता है, ठीक है। ये मोती नहीं है, ये माता है, गुहार माता, ठीक है नहीं। गौर माता भी लिखा रहता है, गुहार माता भी लिखा रहता है, गौर माता है, जो गुजरात में स्थित है, ठीक है। अब संपूर्ण भारत को अगर हम देखें, ये पूरा भारत जो दिखाई दे रहा है, ये कुल मिलाकर 6 जोन में बांट दिया है, 6 भागों में इसको मुख्य रूप से बांट दिया गया है, ठीक है। अगर हम यहां पर देखें तो आप पाओगे कि यहां से लेकर यहां तक ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा पेन बदल लूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। यहां से जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो एरिया मैं यहां से लेकर यहां तक बता रहा हूं, ठीक है, उसके नीचे वाला जो एरिया है, तो ये संपूर्ण जो एरिया दिखाई दे रहा है, इसको हम दक्षिण भारत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दक्षिण भारत। और उसको हम किस में डालेंगे, दक्षिणी जोन में डाल देंगे, ध्यान रखना। ओके, ये दक्षिण जोन में आता है। तो दक्षिण जोन में कितने राज्य आते हैं, तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से राज्यों को याद रखना। इसके अलावा यहां से चलते हैं, यहां से भी चलते हैं और इन तीनों को ले लें तो, ठीक है, गोवा को, महाराष्ट्र को, दमन दीव दादर नागर हवेली को, गुजरात को, राजस्थान को, ये सभी पश्चिमी जोन में आते हैं, वेस्टर्न जोन, ठीक है नहीं, याद रखना है आपको। इसके बाद यहां पर जो दिखने वाले जो ये हैं, ठीक है, यहां से लेकर ये, इनको कहते हैं उत्तर पूर्वी जोन, यानी पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्वी जोन, इसमें आते हैं। इसके बाद जो आपको दिखाई देगा, ये वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसको कहते हैं सेंट्रल जोन, यानी मध्यवर्ती क्षेत्र, ठीक, ये इसमें आते हैं। इसके अलावा यहां से लेकर और ये जो 4 है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है, ये आते हैं सब पूर्वी जोन में, ईस्टर्न जोन में। इसके बाद ऊपर जो बचा, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, पश्चिमी जोन में आते हैं जी, ठीक है। सारे लोग सारे किस में आएंगे, पश्चिमी जोन में आएंगे। इस प्रकार से हम भारत का विभाजन कर सकते हैं समझने की दृष्टि से। अब भारत की राजनीतिक इकाइयों की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। भारत की राजनीतिक इकाइयों की चर्चा करेंगे तो भारत में कुल 36 राजनीतिक इकाई है, ठीक है। राजनीतिक इकाइयों का मतलब है जिसका निर्माण मनुष्य की क्रियाविधि के द्वारा किया गया है। और 36 राजनीतिक इकाई हैं, जिसमें 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो आपको याद रखना है, ठीक। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और ये स्थिति कब बनी, 26 जनवरी 2020 से है। 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को मिला दिया गया था। देखो दादर नागर हवेली यहां पर है और दमन और दीव यहां पर है। पहले अलग अलग थे, 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी थे। 26 जनवरी 2020 जब कोविड चल रहा था, उस समय पर इन दोनों को जोड़कर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। तो फाइनल में कितना हो गया हमारे पास, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र ही हमारे पास बचे, ठीक है ना।
चलिए, अब बात आ जाती है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अगर कभी ये पूछ लेना कि बताओ कि पूरे भारत में राजनीतिक इकाइयों की तो आपने बात कर दी, तो ये बताओ सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इस मैप पे ही मैं आपको बता रहा हूं, मैप पर कुछ इस प्रकार से लाइन बनाकर और एक तीर ऐसे लगा दो, जैसे किसी धनुष पर आपने इस प्रकार से उल्टा तीर लगा दिया है, तो अब आप इसको आराम से कर पाओगे। नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 महाराष्ट्र, नंबर 4 उत्तर प्रदेश और नंबर 5 गुजरात। यानी अगर हम एरिया की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा हमारे पास राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है और फिर उत्तर प्रदेश और फिर गुजरात है। इसी क्रम में अगर सबसे छोटे को देखें तो उसके लिए एक बेहतरीन ट्रिक है जीएसटी, गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। देखो यहां पर गोवा से बड़ा कौन है? सिक्किम, और सिक्किम से बड़ा कौन है? त्रिपुरा। तो जीएसटी भी याद रखना, सबसे छोटा देश है, सबसे छोटा राज्य है गोवा, उससे बड़ा सिक्किम और उससे बड़ा कौन सा आ जाता है? त्रिपुरा आ जाता है। बस इतनी याद रखना और ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं। अब पूरे भारत की अगर हम बात करें तो भारत के बिल्कुल मध्य से एक रेखा गुजरती है, उसे कहते हैं कर्क रेखा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो प्रश्न आता है कि एक बात बताइए कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आंसर आप बता दोगे 8। यहां पे लिखा हुआ है नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, 4 छत्तीसगढ़, 5 झारखंड, 6 पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और 8 मिजोरम, ठीक है नहीं। इसके अलावा यह भी पूछता है कि बताइए कि कौन सी राजधानी कहां पर है? कर्क रेखा पर स्थित है। तो आप बता दे रहे झारखंड की राजधानी रांची है, झारखंड की राजधानी रांची है, वो इस पे स्थित है। कभी क्वेश्चन आ जाए और रांची जो है ऑप्शन में ना हो तो आप भोपाल लगा सकते हो, भोपाल भी ऑप्शन में ना हो तो गांधीनगर लगा सकते हो, और ये भी ऑप्शन में हो तो आपकी ज्यादा किस्मत खराब है, किसी पे मन लगाना, समझ में आएगा नहीं? तो और कितना लड़ोगे किस्मत से, है ना। चलिए, तो ये वाली बात आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए। इसके बाद जनरली क्या है कि कर्क रेखा सबसे ज्यादा कौन से राज्य में? देख के बताओ कौन से राज्य में? ये रही मध्य प्रदेश में। सबसे कम किसके में है? राजस्थान में है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा उल्टा लग गया है, इसको सीधा कर लेना। कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद गुजरात में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में, फिर त्रिपुरा में और फिर राजस्थान में, ठीक है। ये जो राजस्थान है 8वें नंबर पे है और ये 7वें नंबर पे है, ठीक है ना। चलिए।